एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, DSSB के किसी एग्ज़ाम की, नेट एग्ज़ाम की, या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, तो आप जो है ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी CDP वगैरह की वीडियोस भी देख सकते हैं। लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहाँ जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने इसमें लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरी शिक्षा नीति पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 10 से 12 मिनट की वीडियो आपको पूरा का पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति समझा देगी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो ये किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो आपको पता होना चाहिए, ये के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई है। ठीक है, पहला सवाल तो यहीं से बन जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो वो की गई है के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले बनी थी 1968 में, 1968 में। उसके बाद बनी 1986 में। फिर 1986 में जो शिक्षा नीति बनी थी उसको 1992 में थोड़ा सा चेंज किया गया। ठीक है, और अब जो आई है ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। यानी अगर हम देखें क्रम के अनुसार तो ये तीसरी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है ना, ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। पहली कब आई? 1968 में आई। दूसरी कब आई? 1986 में आई। और तीसरी 2020 में आई। 1992 वाले को हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें तो संशोधन ही किया गया था 1986 का, तो इसलिए हम इसे काउंट नहीं करते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 29 जुलाई 2020 को जो है केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली थी। ठीक है, मंजूरी कब मिली थी? तो याद रखना है आपको, 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, और यह नीति जो है वो 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या निर्धारित करती है। ठीक है ना, 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की शिक्षा के बारे में जो है इसमें चर्चा की गई है। और जो शिक्षा का चरण है वो बांटा गया है 4 भागों में। पहले क्या था? 10+2 था। ठीक है, 10वीं जमा 2 12वीं तक। ठीक है, अब जो है 4 स्तर पर जो है शिक्षा बांट दी गई है, 5+3+3+4। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 5+3+3+4 की नई व्यवस्था जो है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लाई गई है। अब इसे हम विस्तार से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है आधारभूत से माध्यमिक शिक्षा तक के सभी चरण ले रखे हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी कंफ्यूज करने वाले सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से आप समझें। आधारभूत शिक्षा, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेगा तो 3 वर्ष से, ठीक है, 3 वर्ष से वो स्कूल जाना शुरू करेगा। ठीक है, 3 वर्ष से स्कूल जाना शुरू करेगा। तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? तो आधारभूत शिक्षा का जो समय रखा गया वो रखा गया 5 वर्ष तक। ठीक है, 5 वर्ष तक जो है वो आधारभूत शिक्षा ग्रहण करेगा, जिसमें आंगनवाड़ी या फिर बाल वाटिका या प्री स्कूल जिसे कहते हैं, वहाँ वो 3 साल बिताएगा। ठीक है, 3 साल जो है उसे करने हैं। और जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा, जब उसकी उम्र 6 साल की हो जाएगी, तो उसके बाद वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएगा। यानी कि आधारभूत शिक्षा में जो बच्चा होगा वो दूसरी तक की पढ़ाई कर लेगा। ठीक है, और उसकी एज कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पर उसकी एज हो जाएगी यहाँ पर 8 साल। ठीक है, 3 साल से वो एंटर हुआ, ठीक है, शिक्षा में, और 5 साल तक इसने आधारभूत शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पास करने के बाद वो प्राथमिक चरण में आ जाएगा। ये प्राथमिक चरण की शिक्षा जो होगी उसकी वो 3 वर्ष की होगी। ठीक है, जिसमें वो 3rd से लेकर के 5th तक, यानी तीसरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई करेगा। और एज जो उसके लिए निर्धारित की गई है, एज बताई गई है 8 से लेकर के 11 वर्ष, यानी 8 से लेकर के 11 वर्ष की आयु इस दौरान उसकी होगी। ठीक है, अब ये फिक्स नहीं है कि भाई 3rd क्लास में एडमिशन लेने के लिए 8 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अगर आप ऊपर नीचे हो जाते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो शिक्षा नीति में फिक्स की गई है वो ये तय किया गया भी 18 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, 8 से 11 के बीच में होनी चाहिए एक तीसरी और 5वीं क्लास के बच्चे की आयु। ठीक है, माध्यमिक
चरण की शिक्षा शुरू होगी, ये भी 3 साल की रहेगी। इसमें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई जो है बच्चा करेगा, और उसकी आयु जो बताई गई है इस दौरान वो 11 से 14 वर्ष बताई गई है। ठीक है, इसमें जो बच्चा है वो 11 से 14 वर्ष तक की आयु का होगा। ठीक है ना, 6 से 8 तक की पढ़ाई। उसके बाद माध्यमिक चरण की शिक्षा जो है वो 4 वर्ष की बताई गई है, जिसमें कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई वो करेगा। ठीक है, और इस दौरान उसकी आयु जो होगी वो 14 से 18 वर्ष होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो आयु बताई गई है शिक्षा की, जो आयु शिक्षा की बताई गई है वो बताई गई है 3 से 18 वर्ष। ठीक है, 3 से 18 वर्ष के बीच जो है वो विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करेगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे डिग्री कॉलेज वगैरह जो होते हैं वहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है शिक्षा को लेकर के। लेकिन और जैसे महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक जो है 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जिसे GER भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में सवाल ये आ चुका है कि 2030 तक जो है GER कितना प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, तो 100%। कब तक? 2030 तक। ठीक है ना, जिसे सकल नामांकन अनुपात कहते हैं। और शिक्षा का माध्यम जो है वो घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा व क्षेत्रीय भाषा रखा गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेड 10 से 12 की बोर्ड परीक्षा जो है जारी रहेगी। ठीक है, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, तो ये सीधा क्लियर कर दिया गया कि 10वीं से लेकर 10वीं और जो 12वीं की बोर्ड की परीक्षा होती थी वो जारी रहेगी। और सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जो है जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। सभी लड़कियों और साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उन छात्रों के लिए जो है जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा, फंड बनाया जाएगा। अगला है उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए जो है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। याद रखें, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। ठीक है, और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है वो 2035 तक 50% रखने का लक्ष्य रखा गया है। देखें, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो है प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक जो है सकल नामांकन अनुपात जो है वो 100% तक करने का प्रयास किया जाएगा 2030 तक। ठीक है, ये थी प्री से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की बात। अब उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं डिग्री की। ठीक है ना, डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री कार्यक्रम की, तो इसकी अवधि और संरचना जो है, ठीक है, इसकी अवधि और संरचना जो है वो इस प्रकार बताई गई है कि स्नातक, ठीक है ना, स्नातक वाली जो शिक्षा होगी जो 12th के बाद शुरू होती है वो 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा अपनी जो पढ़ाई है वो स्नातक में एडमिशन लेता है और 1 साल बाद छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स जो है उसका माना जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन रखा गया है वो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट वाला सिस्टम इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, कि बच्चा अगर 1 साल के बाद छोड़ेगा तो हम उसे सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल तक कॉलेज वगैरह में पढ़ता है तो उसे हम जो है डिप्लोमा देंगे, 3 साल अगर वो कंप्लीट करता है कॉलेज में तो हम उसे स्नातक की डिग्री देंगे, और 4 साल अगर वो कंप्लीट करता है तो उसे जो है उत्तर स्नातक की डिग्री दी जाएगी अनुसंधान के साथ। ठीक है, तो ये बात इसमें की गई है। और भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के अंतर्गत 4 स्वतंत्र ढांचों का गठन करने की बात की गई है। चारों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर। ठीक है, दूसरा है नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, और नेक्स्ट है हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, और फिर है जनरल एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, GEC। तो इनका गठन किया जाएगा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, अब देखिए भाषा को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था इस शिक्षा नीति को। यूनेस्को ने जो है 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित कर दिया है।
लुप्तप्राय घोषित कर दिया का मतलब ये हो गया कि ये भाषाएं भारत में अब इनका अस्तित्व नहीं रह गया है, ये भाषाएं अब लोग नहीं बोलते हैं, ना ही इन भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं लुप्त हो जाना भाषा का। ठीक है, तो यूनेस्को कहती है कि 197 भारतीय भाषाएं जो हैं वो लुप्त हो चुकी हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कदम उठाया और अनुवाद एवं विवेचन से संबंधित एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की गई। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी हायर एजुकेशन होती है, तब चाहे वो MA हो, MSc हो, BSc हो, ये सब इंग्लिश मीडियम में होती है आगे चल कर के। तो इंग्लिश मीडियम इसलिए होती है क्योंकि किताबें वगैरह अवेलेबल नहीं हैं, तो इसलिए अब सरकार ये करेगी कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन का गठन किया जाएगा। इसका काम ये होगा कि ये विषयों का अनुवाद करेगी, किताबों का अनुवाद करेगी। ठीक है, ताकि हर जो है भाषा का बच्चा जो है वो आगे पढ़ सके। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य के द्वारा जो है GDP का 6% तक जो है सार्वजनिक निवेश जो है बढ़ाया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये जो आज मैंने आपको करवाया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी महत्वपूर्ण बिंदु थे। ठीक है, हो सकता है 1-2 पॉइंट इसमें रह भी गए हों। ठीक है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि वो सारे के सारे पॉइंट्स इसमें मैं डालूं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट वगैरह की तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप तैयारी कर रहे हैं नेट एग्ज़ाम की तो आप पेपर 1 से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।